तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक डिफरेंसेस देखे थे गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के अंदर। क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर इज ड्यू टू डिक्रीज्ड म्यूकोजल रेजिस्टेंस, इसीलिए उसके अंदर जो सर्जरी हम करते हैं दैट इज गैस्ट्रेक्टोमी। और वेगोटोमी हम करते हैं आपके ड्यूडेनल अल्सर के अंदर, क्योंकि ड्यूडेनल अल्सर तब होता है जब एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो पैराइटल सेल्स बेसिकली एसिड को प्रोड्यूस करता है, और उन पैराइटल सेल्स को सप्लाई करने वाला जो वेगस नर्व है उसको हम कट कर देते हैं। इसलिए ड्यूडेनल अल्सर के केस में हम वेगोटोमी, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में गैस्ट्रेक्टोमी ऐसा करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा। अब जॉनसन क्लास 2 एंड क्लास 3, इन दोनों के अंदर एसिड का हाइपर सिक्रीशन होता है, और इस एसिड का हाइपर सिक्रीशन को कम करने के लिए टू डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन हम करते हैं वेगोटोमी। ठीक है, इस वेगोटोमी को समझने के लिए पहले हम ब्रांचेस को समझते हैं आपके वेगस के। तो वेगस ब्रांच, वेगस नर्व जो होती है, इसके दो ब्रांचेस होते हैं थोरैक्स के अंदर, एक लेफ्ट ब्रांच और एक राइट ब्रांच। जो लेफ्ट ब्रांच है ये एब्डोमेन में जाके एंटीरियर ब्रांच के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो वही जो राइट ब्रांच है ये एब्डोमेन में आके पोस्टीरियर ब्रांच हो जाती है वेगस। एंटीरियर ब्रांच देती है एक हेपेटिक ब्रांच। ये हेपेटिक ब्रांच हेपेटिक प्लेक्सस के पास जाती है, और हेपेटिक प्लेक्सस से ये गॉल ब्लैडर के पास जाती है, और गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है अलॉन्ग विथ सीसीके एंजाइम। ठीक है, तो वही जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है, ये पोस्टीरियर ब्रांच देती है एक सिलियक ब्रांच। पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेगस गिव्स सिलियक ब्रांच, जो कि सिलियक प्लेक्सस के पास जाता है, और सिलियक प्लेक्सस से ये सिलियक ब्रांच जाता है इंटेस्टाइन के पास, और इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एक एक ब्रांचेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस के। उसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगस, उसके बाद दोनों आपके कुछ ब्रांचेस देते हैं फॉर द पैराइटल सेल्स इन द स्टमक। काफी सारे छोटे छोटे ब्रांचेस देते हैं फॉर द पैराइटल सेल्स इन द स्टमक। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रांचेस होते हैं फॉर द पैराइटल सेल्स इन द स्टमक, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद एक भी ब्रांच जो होती है आपके वेगस की, वो पैराइटल सेल्स के लिए होती नहीं है। क्यों? क्योंकि एंट्रम के अंदर कोई पैराइटल सेल्स होते नहीं है, एंट्रम के अंदर कोई एसिड प्रोडक्शन नहीं होता, एंट्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो जो लास्ट 7 सेंटीमीटर होता है आपके वेगस नर्व के, चाहे वो एंटीरियर हो चाहे वो पोस्टीरियर हो, उसको हम कहते हैं नर्व ऑफ लेटार्जेट। और इस लास्ट 7 सेंटीमीटर जो कि एंट्रम को सप्लाई करता है, जो एंट्रम और पाइलरस दोनों को सप्लाई करता है, जिसको हम नर्व ऑफ लेटार्जेट या फिर क्रोफुट के नाम से भी जानते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता इन द एसिड प्रोडक्शन। इसका कोई रोल नहीं होता इन द एसिड प्रोडक्शन। इसका सिर्फ एक काम होता है, दैट इज टू सप्लाई द पाइलोरस एंड कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ द पाइलोरस। दैट इज टू सप्लाई द पाइलोरस एंड कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ पाइलोरस। ये दोनों नाम आप याद रखें ऑफ द लास्ट 7 सेंटीमीटर ऑफ द वेगस नर्व, दैट इज नर्व ऑफ लेटार्जेट एंड क्रोफुट नर्व। ठीक है, ठीक है जी। अब जब हम वेगोटोमी की बात करते हैं तो वेगोटोमी के दो टाइप्स होता है, एक होती है ट्रंकल वेगोटोमी और एक होती है सिलेक्टिव वेगोटोमी। देखो, ट्रंकल वेगोटोमी के अंदर हम क्या करेंगे ना, ट्रंकल वेगोटोमी के अंदर हम जड़ से वेगस नर्व के इन दोनों ब्रांचेस को उखाड़ देंगे। यहां से बेसिकली दोनों वेगस नर्व को हम एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, दोनों को कट कर देंगे। तो वही सिलेक्टिव वेगोटोमी के अंदर हम जो आपके हेपेटिक और सिलियक ब्रांचेस होते थे, इनको प्रिजर्व करके यहां पर कट लगाएंगे वेगस नर्व के ऊपर, यहां पर कट लगाएंगे सिलेक्टिव वेगोटोमी के अंदर। ठीक है, तो अब चूंकि ट्रंकल वेगोटोमी के अंदर हम जड़ से उखाड़ रहे हैं वेगस नर्व को, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगस नर्व को, इसीलिए लीस्ट रिकरेंस होता है ट्रंकल वेगोटोमी के अंदर, लीस्ट रिकरेंस होता है। ये एडवांटेज है आपके ट्रंकल वेगोटोमी का। लेकिन सिलेक्टिव वेगोटोमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं ना, जड़ से नहीं उखाड़ रहे हैं। सिलेक्टिव वेगोटोमी के अंदर हम यहां से उखाड़ रहे हैं आपके वेगस नर्व को, इसलिए रिकरेंस रेट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रंकल वेगोटोमी। और अभी सिलेक्टिव वेगोटोमी जो है ये ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, क्योंकि जितना सक्सेस रेट आपके सिलेक्टिव वेगोटोमी का है अभी, उतना ही पीपीआईज का भी है। तो क्यों हम सर्जरी करेंगे जब मेडिकली कोई एक ड्रग अवेलेबल है सेम सक्सेस रेट के साथ? इसलिए अब जो सिलेक्टिव वेगोटोमी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होते हैं ट्रंकल वेगोटोमी के साथ? तो पहला तो होता है गॉल स्टोन्स, और दूसरा होता है पोस्ट वेगोटोमी डायरिया। ये कॉम्प्लिकेशन है एसोसिएटेड विद ट्रंकल वेगोटोमी। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंकल वेगोटोमी के अंदर आपका सिलियक और हेपेटिक ब्रांच दोनों चले जा रहे हैं। तो जो हेपेटिक ब्रांच था रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद सीसीके, अब वो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगा इन द केस ऑफ ट्रंकल वेगोटोमी। इसीलिए बाइल का क्या होगा, बाइल का स्टेसिस होगा रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन्स। ठीक है, और पोस्ट वेगोटोमी डायरिया भी होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रंकल वेगोटोमी, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है कि कैसे ट्रंकल वेगोटोमी जो है पोस्ट वेगोटोमी डायरिया कॉज करवाता है। ये बात तो आपको बताओगे। अब ट्रंकल वेगोटोमी और सिलेक्टिव वेगोटोमी दोनों के अंदर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो रहेगा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। दोनों के अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। रीजन अगर आपको बताओ तो
दोनों के अंदर, चाहे वो ट्रंकल वेगोटोमी हो चाहे सिलेक्टिव वेगोटोमी हो, आपकी जो नर्व ऑफ लेटार्जेट है ये तो कहीं काम की बची नहीं ना, ये तो बची नहीं। और जब नर्व ऑफ लेटार्जेट जिसका काम क्या था, टू कंट्रोल द मोटिलिटी ऑफ द पाइलोरस, जब ये चली जाएगी तो पाइलोरस एक्चुअली क्लोज हो जाएगा। पाइलोरस जब क्लोज हो जाएगा तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो दोनों ट्रंकल वेगोटोमी और सिलेक्टिव वेगोटोमी, इनका कॉम्प्लिकेशन होता है आपका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब चूंकि दोनों के अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, दोनों के लिए आपको ड्रेनेज प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी। अब इन ड्रेनेज प्रोसीजर्स को अगर हम समझाए तो ट्रंकल वेगोटोमी और सिलेक्टिव वेगोटोमी के साथ में आपको जो ड्रेनेज प्रोसीजर्स करनी पड़ती है उनके बारे में समझते हैं। पहली ड्रेनेज प्रोसीजर है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी दो टाइप का हो सकता है या फिर दो नेम्ड पाइलोरोप्लास्टी है। एक है फिनेस पाइलोरोप्लास्टी और दूसरा है हेंके मैकुलिस पाइलोरोप्लास्टी। हेंके मैकुलिस पाइलोरोप्लास्टी के अंदर हम क्या करते हैं, इंसिजन जो है वो हॉरिजॉन्टली देते हैं और लाइगेट उस इंसिजन को हम वर्टिकली करते हैं। क्या, ये आपने इंसिजन दिया पहले हॉरिजॉन्टली और फिर इसको हम लाइगेट कर रहे हैं ऐसे वर्टिकली, वर्टिकल लाइगेशन, इंसिजन गिवन हॉरिजॉन्टल, ये आपका हेंके मैकुलिस पाइलोरोप्लास्टी। दूसरा जो पाइलोरोप्लास्टी है दैट इज योर फिने पाइलोरोप्लास्टी। फिने पाइलोरोप्लास्टी के अंदर हम यू शेप साइड टू साइड इंसिजन देते हैं और फिर उसको हम लाइगेट करते हैं। यू शेप साइड टू साइड इंसिजन देते हैं और फिर उसको लाइगेट करते हैं इन फिनेस पाइलोरोप्लास्टी। दोनों के सिर्फ नाम भी याद रखे तो भी काफी होगा, इतना डिटेल में तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा टाइप होता है आपके पाइलोरोप्लास्टी, जो दूसरा टाइप होता है आपका ड्रेनेज प्रोसीजर का, ओके, वो होता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के अंदर जैसा आपका नाम बता रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो, स्टमक को डायरेक्टली ड्रेन कर रहे हो इनटू द जेजुनम। स्टमक को क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टली ड्रेन कर रहे हो इनटू द जेजुनम। ये वो पॉइंट है जहां पर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है पाइलोरस के अंदर ड्यू टू वेगोटोमी। अब आपको इस गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए स्टमक को डायरेक्टली जेजुनम से कनेक्ट करना है। स्टमक को किससे कनेक्ट करना है, डायरेक्टली जेजुनम से। तो आपने जेजुनम को ये ऊपर लेकर गए और आपने एनास्टोमोस कर दिया जेजुनम को स्टमक के साथ, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। अगर ये जेजुनम को अटैच हम करते हैं स्टमक के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ द पेरिस्टालसिस, इन द डायरेक्शन ऑफ द पेरिस्टालसिस, तो उसको हम आइसोपेरिस्टालसिस बोलते हैं। और अगर हम ये करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पेरिस्टालसिस तो उसको हम एंटी पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये जो लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स है ना, लिगामेंट ऑफ ट्रिड्स से प्रॉक्सिमल जो भी पार्ट होता है वो डेड्यूनम होता है और इसके डिस्टली जितना भी पार्ट होता है वो जेजुनम होता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे ड्रेनेज प्रोसीजर के बारे में, दैट इज योर एंटेरेक्टोमी। एंटेरेक्टोमी के अंदर हम क्या करते हैं, वो पार्ट ऑफ स्टमक जिसके अंदर अल्सर है, वो पार्ट ऑफ स्टमक जिसके अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उस पार्ट ऑफ स्टमक को हम रिमूव कर देते हैं। वो पार्ट ऑफ स्टमक जिसके अंदर अल्सर है और वो पार्ट ऑफ स्टमक जिसके अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, उस पार्ट ऑफ स्टमक को हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसका रिसेक्शन कर देते हैं। और जो बचे हुए आपका डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट था, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट बचता है उसका हम एनास्टोमोसिस कर देते हैं। ठीक है, रिसेक्शन प्लस एनास्टोमोसिस। अब ट्रंकल वेगोटोमी प्लस एंटेरेक्टोमी, अगर ये सर्जरी का कॉम्बिनेशन हम करें, ट्रंकल वेगोटोमी तो हम करते हैं डायरेक्टली जड़ से उखाड़ देते हैं, इसका लीस्ट रिकरेंस था। साथ में एंटेरेक्टोमी हमने की एज अ ड्रेनेज प्रोसीजर, तो इस कॉम्बिनेशन सर्जरी का देयर इज लीस्ट रिकरेंस, मतलब लेस देन 1% इज द रिकरेंस रेट ऑफ द ट्रंकल वेगोटोमी प्लस एंटेरेक्टोमी। और ये मैक्सिमम एक्लोरहाइड्रिया भी कॉज करवाता है। क्या करवाता है, मैक्सिमम एक्लोरहाइड्रिया, मतलब मैक्सिमम रिडक्शन इन द गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये आपके कुछ इमेजेस है, इसमें आपने पहले ट्रंकल वेगोटोमी किया, देख सकते हो आप, ये ट्रंक से जो है आपने वेगस को कट कर दिया, ट्रंकल वेगोटोमी। फिर आपने पाइलोरोप्लास्टी किया, आपने हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिया और फिर उसको वर्टिकली लाइगेट किया। ये आपका कौन सा पाइलोरोप्लास्टी है, हेंके मैकुलिस पाइलोरोप्लास्टी है। हॉरिजॉन्टल लाइगेशन, हॉरिजॉन्टल इंसिजन, वर्टिकल लाइगेशन। ये अगर आप देखोगे इसमें भी हमने ट्रंकल वेगोटोमी किया और ट्रंकल वेगोटोमी के बाद हमने जेजुनम को लाके स्टमक से जो है अटैच कर दिया है। इसको हम बोलेंगे ट्रंकल वेगोटोमी प्लस गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर भी हमने ट्रंकल वेगोटोमी किया है, वेगस के एंटेरियर और पोस्टीरियर ब्रांच को हमने जड़ से उखाड़ दिया और उसके बाद हमने क्या किया, बेसिकली एंटेरेक्टोमी कर दिया। एंटेरेक्टोमी मतलब क्या, वो पार्ट ऑफ स्टमक जिसके अंदर अल्सर था और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन था, उसको रिसेक्ट कर दिया और फिर दोनों इन पार्ट्स को हमने एनास्टोमोस कर दिया। इसको हम एंटेरेक्टोमी या फिर बिलरॉथ 1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्रंकल वेगोटोमी प्लस एंटेरेक्टोमी। दिस सर्जरी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द causing maximum achlorhydria, maximum decrease in the gastric acid secretion। फिर एक होता है आपका हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी। देखो हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी के अंदर हम क्या करते हैं ना, हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी के अंदर हम उन ब्रांचेस को कट करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैराइटल सेल्स को सप्लाई करता है। दोनों एंटेरियर एंड पोस्टीरियर वेगस के जो ब्रांचेस डायरेक्टली आपके पैराइटल सेल्स को सिक्रेट करते हैं उनको हम कट कर देते हैं इन द हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी। जो मेन नर्व ट्रंक होता है वो प्रिजर्व होता है, जो नर्व ऑफ लेटार्जेट होती है वो भी प्रिजर्व होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज पैराइटल सेल वेगोटोमी, इनको पैराइटल सेल्स वेगोटोमी के नाम से भी जानते हैं।
चूंकि नर्व ऑफ लिटरेचर आपकी प्रिजर्व होती है, ड्रेनेज प्रोसीजर की कोई जरूरत नहीं है और लीस्ट साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी के साथ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है, 6 से 12% का रिकरेंस रेट है, इसीलिए आपको जो है हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी ये हम ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं आपके नर्व ऑफ ग्रासाई के बारे में। तो ये क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासाई जो होती है विच इज द ब्रांच ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वेगस, इसका हाई ओरिजिन होता है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम अलग से, क्योंकि नॉर्मली जो आपके ब्रांचेस होते हैं वेगस नर्व के वो आपको सारे पता है, लेकिन कभी कभी ये जो क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासा है विच इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल वेगस, सॉरी प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वेगस, ये इसका हाई ओरिजिन होने के कारण ड्यूरिंग ट्रंकल वेगोटोमी एंड सिलेक्टिव वेगोटोमी कई बार आप जो है इस नर्व को कट करना छोड़ देते हो, कई बार जो है आप इस नर्व को कट करना छोड़ देते हो, विच इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरेंस, विच इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरेंस। ये सवाल को सॉल्व कीजिए। क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासा इज द पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर वेगस, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रेक्टोमी के बारे में। तो देखो गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर आपके पास 3 टाइप की गैस्ट्रेक्टोमी होती है, बिलरॉथ 1 गैस्ट्रेक्टोमी, बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी, पॉलिया। बिलरॉथ 1 जो है आप बेसिकली जनरली ये गैस्ट्रिक अल्सर के लिए करते हो, बिलरॉथ 2 जनरली आप गैस्ट्रिक कैंसर के लिए करते हो, पॉलिया आप जो है जनरली ड्यूडेनल अल्सर के लिए करते हो। ये तो याद रखें, ये तो आप इंटरचेंजेबली कभी भी कर सकते हो, लेकिन पॉलिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप जो है ड्यूडेनल अल्सर के अंदर ही करते हो। फिर हम बात करते हैं कि बिलरॉथ 1 के अंदर क्या है। बिलरॉथ 1 इज वेरी इजी, जो हमने एंटेरेक्टोमी पढ़ा था ड्रेनेज प्रोसीजर के अंदर, दैट इज सेम एज बिलरॉथ 1। जिस पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर आपका अल्सर है उसको रिसेक्ट करो और फिर जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट है इन दोनों को हमने एनास्टोमोसिस करना है, ठीक है। लेकिन अब बस दिक्कत क्या है कि जब आप उस पार्ट ऑफ स्टमक को रिसेक्ट कर दोगे जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर अल्सर था, तो जो अब डिस्टल पार्ट बचता है जो कि बेसिकली ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। ड्यूडेनम क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो उसको यहां पर एनास्टोमोसिस बनवाने के लिए टू द स्टमक मोबिलाइज करवाना पड़ेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके लिए हम कॉकराइजेशन या फिर कॉकर्स मनोवर को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम साइड टू साइड एक इंसिजन देते हैं टू द ड्यूडेनम और फिर उसको मोबिलाइज करते हैं टुवर्ड्स द स्टमक फॉर द एनास्टोमोसिस, जिसको हम कहते हैं कॉकराइजेशन या फिर कॉकर्स मनोवर। जो दूसरा आपका बिलरॉथ होता है उसको हम बिलरॉथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं। इस बिलरॉथ 2 के अंदर हम क्या करना है, पहले वही करना है, पहले हमको उस पार्ट ऑफ स्टमक जो जिसके अंदर अल्सर है उसको रिसेक्ट करना है। लेकिन हम रिसेक्ट करेंगे, लेकिन एनास्टोमोसिस हम डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट का नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एनास्टोमोसिस करेंगे स्टमक का वाया जिजोनम। ओके, हमने ये बेसिकली रिसेक्शन करके निकाल दिया इस पार्ट को, लेकिन डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट को हमने एनास्टोमोस नहीं किया, हमने एनास्टोमोसिस डायरेक्टली जिजोनम के थ्रू करवाया, ठीक है। हमने एनास्टोमोसिस डायरेक्टली किसके थ्रू किया, जिजोनम के थ्रू करवाया। लेकिन अब याद ये रखना है आपको कि जो जिजोनम आपका एनास्टोमोसिस करने के लिए जाता है स्टमक के साथ, तो ये एंटेरियरली टू द ट्रांसवर्स कोलन जाता है, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन है, इसके एंटेरियरली आपका जो ये जेजुनम है ये एनास्टोमोसिस करता है टू द स्टमक। ओके, तो इसलिए इस बिलरॉथ 2 को हम एंटीकोलिक भी बोलते हैं, दैट इज एंटेरियर टू द ट्रांसवर्स कोलन, एनास्टोमोसिस बनाते हैं हम स्टमक के साथ, ठीक है। ठीक है जी। फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिया के बारे में, तो पॉलिया जो है बेसिकली आपके बिलरॉथ 2 जैसा ही है, बस रेट्रोकोलिक है। रेट्रोकोलिक मतलब क्या कि जिस जेजुनम को आप लेकर जाओगे स्टमक के साथ एनास्टोमोसिस करने के लिए, वो आप पोस्टीरियर टू ट्रांसवर्स कोलन लेकर जाओगे। कैसे लेकर जाओगे, पोस्टीरियर टू ट्रांसवर्स कोलन। इसमें भी हम रिसेक्शन करके उस पार्ट ऑफ स्टमक को निकाल देंगे जिसके अंदर अल्सर है, फिर एनास्टोमोसिस करेंगे जेजुनम के साथ, बट दिस एनास्टोमोसिस विल बी पोस्टीरियर टू द ट्रांसवर्स कोलन, नॉट एंटीरियर। इसीलिए आपके पॉलिया को जो है अब रेट्रोकोलिक के नाम से भी जानते हैं। पॉलिया के अंदर आपको ये एक चीज जो याद रखनी पड़ेगी कि जब हम एंटीकोलिक कर रहे थे, मतलब बिलरॉथ 2 कर रहे थे, तो एंटीरियरली बस हमको जेजुनम को लेकर जाके एनास्टोमोसिस करवा देना था स्टमक के साथ। पॉलिया के अंदर वैसा नहीं है। पॉलिया के अंदर जब आप ट्रांसवर्स कोलन के पोस्टीरियरली जाओगे, पीछे से आप जाओगे, तो आपको मीजोकोलन मिलेगा, तो आपको होल करना पड़ेगा थ्रू द मेजोकोलन, और फिर उस मेजोकोलन के होल के थ्रू आपको जो है भेजना पड़ेगा अपना भेजना पड़ेगा अपना जेजुनम टुवर्ड्स द स्टमक फॉर द एनास्टोमोसिस। तो पॉलिया होल करते हैं हम थ्रू मेजोकोलन, ओके। और इस होल के थ्रू अगर कुछ हर्निएट हो गया एट्रोजेनिक, तो उसको हम स्टैमर्स हर्निया बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैमर्स हर्निया कहते हैं। तो ये 3 आपके बेसिकली टाइप्स हो गए गैस्ट्रेक्टोमी के। बिलरॉथ 1 जिसके अंदर सिर्फ रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस है, बिलरॉथ 2 जिसके अंदर हम रिसेक्शन करते हैं पर एनास्टोमोसिस जेजुनम के साथ करते हैं एंटीरियर टू ट्रांसवर्स कोलन, बिलरॉथ 3 सॉरी जिसे हम पॉलिया भी कहते हैं, इसके अंदर हम रिसेक्शन करते हैं और मैचुरेशन एनास्टोमोसिस करते हैं जेजुनम के साथ पोस्टीरियर टू द ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि आपका ये एक सवाल आप देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, एक परफोरेटेड अल्सर है situated to the gastric antrum on the posterior wall,
गैस्ट्रिक एंट्रम के पोस्टीरियर वॉल पे एक परफोरेटेड अल्सर है विच विल इट विल कॉज इनिशियल लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस ऑफ कलेक्शन इन। तो इनिशियल जो आपका पेरिटोनाइटिस का कलेक्शन है वो कहां पर होगा, ये पूछा गया है। इसका आंसर है ओमेंटल बर्सा बर्सा, इसको हम लेसर सैक के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे, तो वो आपको समझाते हैं। देखो क्या होता है, आपके पास ये बेसिकली मिडलाइन सजाइटल सेक्शन है आपके एब्डोमेन का। मिडलाइन सजाइटल सेक्शन ऑफ एब्डोमेन के अंदर आप क्या देख सकते हो, ये लिवर है, ये स्टमक है, ये ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका डिओडेनम है और ये पैंक्रियास है। इसमें बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि डिओडेनम और पैंक्रियास जो है ये रेट्रोपेरिटिनल स्ट्रक्चर है। किडनी यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये मिडलाइन का सजाइटल सेक्शन है। अगर साइड का सजाइटल सेक्शन होता तो किडनी भी आपको रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर की तरह याद दिख जाता। उसके अलावा लिवर, स्टमक, ट्रांसवर्स कोलॉन और मीजोकोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, ये चारों के चारों आपके जो है बेसिकली पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। हाँ जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो लिगामेंट बेसिकली लिवर और स्टमक को कनेक्ट करती है, इसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। इसको हम क्या कहते हैं, लेसर ओमेंटम। सिमिलरली जो आपका फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम आपके ट्रांसवर्स कोलॉन को पकड़ के रखता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। और जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को पकड़ के रखता है, उसको हम कहते हैं मिजेंट्री। उसको हम क्या कहते हैं, मिजेंट्री। फिर हम बात करते हैं कि ये जो आपका पैड ऑफ फैट है, जो कि बस आपके स्टमक को कनेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ और ऐसे बस एंटीरियरली पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। लिवर और स्टमक को कनेक्ट करने वाला लेसर ओमेंटम था और आगे बस जो ऐसे पैड ऑफ फैट की तरह पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। क्लैरिटी, हाँ जी क्लैरिटी। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, अगर आपका ये स्टमक अल्सर है, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर है, ये अगर ये एंटीरियरली परफोरेट करता है, तो यहाँ पर पैराइटल पेरिटोनियम है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरिटोनियल कलेक्शन विल टेक प्लेस इन ग्रेटर सैक और पेरिटोनाइटिस हो जाएगा ड्यू टू दिस पैराइटल पेरिटोनियल लेयर। सिमिलरली अगर आपका ये गैस्ट्रिक अल्सर पोस्टीरियरली परफोरेट करता है, तो पोस्टीरियरली अगर परफोरेट करेगा तो इनिशियल जो आपका कलेक्शन रहेगा पेरिटोनाइटिस का, वो लेसर ओमेंटम या फिर जिसे हम ओमेंटल बर्सा के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर होगा। ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा अगर आप बात करते हो डिओडेनम के बारे में, तो डिओडेनम के अंदर अगर आप मान लीजिए, डिओडेनम के अंदर अगर आप मान लीजिए कि एंटीरियरली परफोरेट करता है आपका डिओडेनल अल्सर, तो इसका भी कंटेंट कहां पे आएगा, इसका भी कंटेंट आपका जो है बेसिकली ग्रेटर सैक के अंदर ही आएगा। पोस्टीरियरली अगर आपका डिओडेनम जो है बेसिकली पोस्टीरियरली मान लीजिए अगर ये परफोरेट कर जाता है, तो डिओडेनम के पोस्टीरियर में गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि परफोरेट कर जाएगी। ठीक है, जो कि ब्लीड करना शुरू कर देगी। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर पोस्टीरियर परफोरेट करता है एंटीरियरली, तो फिर द कंटेंट विल मूव टू द ग्रेटर सैक और इट विल कॉज पेरिटोनाइटिस एंड न्यूमोपेरिटोनियम, दैट इज एयर इन द पेरिटोनियम। लेकिन अगर ये पोस्टीरियरली परफोरेट करती है, तो जो कंटेंट है इट विल मूव टू द लेसर सैक, जिसे हम ओमेंटल बर्सा के नाम से भी जानते हैं, causing the localized condition via the foramen of Winslow. Peritonitis can also take place via the foramen of Winslow. आपका जो पेरिटोनाइटिस है ये भी हो सकता है अगर लेसर सैक के अंदर भी आपका कंटेंट जमा हुआ है, तो भी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, क्योंकि आपका लेसर सैक और ग्रेटर सैक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वाया फोरामेन ऑफ विंस्लो। डिओडेनम जो है ये अगर एंटीरियरली परफोरेट करता है, तो ग्रेटर सैक विल बी हैविंग पेरिटोनाइटिस। तो भैया अगर आपका डिओडेनम जो है ये परफोरेट करता है पोस्टीरियरली, देन द ब्लीडिंग विल टेक प्लेस वाया द गैस्ट्रोडिओडेनल आर्टरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके, तो ये तो मैंने बात कर दी आपकी। ये आप याद रखो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल होता है, सिग्मॉइड और ट्रांसवर्स कोलन का पेरिटोनियल होता है। अब आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्सर के बारे में। जो दो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज योर परफोरेशन एंड ब्लीडिंग, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी पे आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय।